नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नवभारती स्टडी सर्किल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th कॉमर्स आरबीएससी का चैप्टर नंबर 3 और उसका ये पार्ट नंबर है 4th। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे पीटर एफ ड्रकर के बारे में, जो कि प्रबंध गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए टेक्निक्स, उनके द्वारा बताए गए प्रिंसिपल्स जो हैं उनको जानेंगे कि उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में क्या शब्द कहे हैं, क्या सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, क्या रास्ता उन्होंने बताया है। तो आइए बिना समय व्यतीत किए चलते हैं पीटर एफ ड्रकर के बताए हुए रास्ते पर। पीटर एफ ड्रकर जो है, इनके द्वारा बताया, पीटर एफ ड्रकर जो है उनके बारे में जानते हैं कि पीटर एफ ड्रकर फर्स्ट सेंचुरी मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर। 21st सेंचुरी में पीटर एफ जो ड्रकर है उनको मैनेजमेंट गुरु के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कई बार कि हु इज नॉन एज ए पीटर एज ए मैनेजमेंट गुरु। मैनेजमेंट गुरु आ जाए तो क्वेश्चन बनता है पीटर, आंसर बनता है पीटर ड्रकर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारतीय प्रबंध के अंदर, भारतीय प्रबंध में प्रबंध गुरु किसे माना जाता है, तो भारतीय दर्शन में, भारतीय प्रबंधन में जो प्रबंध गुरु है उसके नाम से पीटर ड्रकर को न जान करके अरिंदम चौधरी को नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन ओनली मैनेजमेंट गुरु या प्रबंध गुरु के नाम से पूछा जाए तो पीटर ड्रकर होगा। तो 21st सेंचुरी का मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर है। इनकी बॉर्न की बात करते हैं, इनके जन्म मृत्यु की बात करते हैं तो 1909 जो है इनमें इनका जन्म हुआ और 2005 में ये ईश्वर को प्यारे हो गए। बॉर्न इन ऑस्ट्रिया 2002। अमेरिकन प्रेसिडेंट अवार्ड इन्हें मिला हुआ है, इसलिए इन्हें प्रबंध गुरु या मैनेजमेंट गुरु के नाम से जानते हैं। अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक, ये काम की चीज है। अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक एंड मैकेंसे हैव एम्बेलिश्ड पीटर ड्रकर एज द मोस्ट रेस्पेक्टेड guru, the most widely read and most respected master in the field of management। मैनेजमेंट के फील्ड के अंदर इनको जो गुरु, रेस्पेक्टेड गुरु के नाम से जो सम्मानित किया गया, जो सम्मान दिया गया, वो सम्मान देने वाली दो मैगजीन्स थी और वो मैगजीन थी अमेरिकन मैगजीन बिजनेस वीक। अमेरिकन मैगजीन का नाम क्या है? बिजनेस वीक। और दूसरी जो मैगजीन है वो है मैकेंसे। इन दोनों ने इसको सम्मानित किया रेस्पेक्टेड गुरु के रूप में। द मोस्ट वाइडली रीड एंड मोस्ट रेस्पेक्टेड मास्टर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, ड्रकर गेव न्यू डायरेक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, इनको ये सम्मान क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर एक नई दिशा प्रदान की। ड्रकर गेव न्यू डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिहेवियर एंड आइडियोलॉजी, attracting the attention of the communist world। Drucker gave direction to manager behavior and ideology, attracting the attention of the communist world. We have probably the only management thinker of the Western world, American। Drucker was initially opposed to bureaucratic management। ड्रकर जो थे उन्होंने कौन सा मैनेजमेंट का बताया? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। He considered management as creative actions, that the main function of the manager is creations and innovations। ये काम की चीज है आपकी, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि मैनेजमेंट के अंदर जो पीटर एफ ड्रकर थे उन्होंने किस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया, किस चीज पे फोकस किया, किस चीज पे जोर दिया। तो ये आंसर है क्रिएशंस एंड इनोवेशंस। उन्होंने सृजनात्मकता और जो नव प्रवर्तन है, इनोवेशन है, उस पर फोकस किया।
They believed that the person only manages not power or fact. उनका मानना था कि जो प्रबंध होता है, प्रबंध किया जाता है, वो कोई पावर और फैक्ट का नहीं होता। ये मैनेजमेंट मैंस के द्वारा किया जाता है और मैंस का ही मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उनके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है और ह्यूमन बीइंग का ही मैनेजमेंट किया जाता है। कोई भी पावर, कोई भी फैक्ट जो है वो मैनेजमेंट नहीं करता। मैनेजमेंट करता है तो कौन करता है? पर्सन्स। लोगों के द्वारा लोगों का किया गया प्रबंध, लोगों के द्वारा लोगों की गई व्यवस्था। Drucker writes, managing is not a value-free science. Management is tied in culture and should be. Management itself provides a direction and structure to the entire society and culture. इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया, एक नया डायरेक्शन दिया। इन द बुक मैनेजिंग इन ट्यूबुलेंट टाइम्स, आरपीएससी के अंदर बहुत ही लाडला क्वेश्चन बनता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि पीटर ड्रकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है ना? तो ध्यान रखना इसको कि मैनेजिंग इन ट्यूबुलेंट टाइम्स पीटर ड्रकर के द्वारा 1980 में लिखी गई बुक थी और इसमें इन्होंने ही डिस्क्राइब द प्रेजेंट चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट, और उन्होंने इस बुक के अंदर जो वर्तमान समय की जो प्रेजेंट चैलेंजेस जो है मैनेजमेंट के, उनको डिस्क्राइब किया, उनको लिखा। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि पीटर एफ ड्रकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? राइट द नेम ऑफ द बुक्स दैट रिटन बाय द प्रोफेसर पीटर एफ ड्रकर। Indicating the increasing importance of management, he wrote that management is part of various institutions, a part that converts the crowd into organization. बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर, देखिए, a part that convert the crowd into an organization. एक भीड़ को संगठन में बदलना ही क्या है? प्रबंध है। अगर कोई भी चीज अव्यवस्थित हो जाती है तो उस अव्यवस्थित चीज को व्यवस्थित करना ही क्या है? प्रबंध है। क्राउड में और संगठन में अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस केवल प्रबंधन का है, और प्रबंधन के द्वारा ही, मैनेजमेंट के द्वारा ही क्राउड को किस में चेंज किया जाता है? संगठन के अंदर। लोगों की भीड़ है, अगर उनके पास में सही समय पे सही काम नहीं है, अगर वो संस्था में फ्री बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो क्राउड है, ठीक है। लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं, संस्था के लिए काम कर रहे हैं, संस्था के लिए उनके पास गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है उनके पास में कि हमें क्या करना है, उनके पास में पूरा टाइम टेबल है, पूरा शेड्यूल है, और उनको लीड करने वाला जो व्यक्ति मैनेजर है वो उनको सही समय पर सही डायरेक्शन दे रहा है, तो नो डाउट वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। एंड कन्वर्ट ह्यूमन एफर्ट्स इनटू कंसीक्वेंसेस, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन एफर्ट्स है उनको कंसीक्वेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ड्रकर्स ओपिनियन, द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ड्रकर के अनुसार मैन ओपिनियन क्या है? ड्रकर की ओपिनियन क्या है? द मैन टास्क ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मैन टास्क है कि अचीव गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उन्हें उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। हाँ, productive work and labor achievements, social compact and social responsibility, time dimensions, administration and entrepreneurship, the ideology of management by objective और technique of management, इनकी ये आइडियोलॉजी है ना। MBO एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। द आइडियोलॉजी ऑफ द पीटर एफ ड्रकर, तो पीटर एफ ड्रकर की जो आइडियोलॉजी है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको MBO। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि MBO की फुल फॉर्म क्या है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO जो आइडियोलॉजी है, जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो MBO जो कंसेप्ट है वो पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया है। ये कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि पीटर एफ ड्रकर के द्वारा जो आइडियोलॉजी दी गई है वो कौन सी है? तो पीटर एफ ड्रकर के द्वारा जो आइडियोलॉजी दी गई, जो कंसेप्ट दिया गया है वो है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। इनका जो पूरा फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे रहेगा कि ऑब्जेक्ट के बिना कुछ भी अचीव नहीं कर सकते।
और टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी a significant contributions by the Drucker in 1954, considering the present crisis of the present generations due to the changing environment. अभी प्रेजेंट टाइम में जो क्राइसिस चल रहे हैं उन क्राइसिस से कैसे प्रेजेंट टाइम में उनसे निपटा जाए, है ना। क्राइसिस ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मैनेजमेंट के लिए? मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है चेंजिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कभी भी एक जैसा नहीं होता। सामाजिक, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, सोशल, लीगल जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में बदलते परिवेश में हम कैसे मैनेजमेंट करें, तो ये क्राइसिस रहता है मैनेजर्स के लिए। द डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटी एंड गिव राइज टू द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने कुछ अलग प्रिंसिपल्स दिए, कुछ टेक्निक्स बताई कि बदलते परिवेश में कैसे मैनेज किया जा सके। आगे है मैनेजमेंट टेक्निक्स, इनोवेशन, इनोवेटिव ट्रेंड्स। देखिए मैनेजमेंट टेक्निक, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट ऑन द ऑपरेशंस एंड existence of personal life and organization falls directly or indirectly. At present, all components of external environment, geographical, legal, technology, political, social, cultural, economical are changing at a rapid pace. The effect of which is one on the life, philosophy, and abilities of the human beings and also on the internal environment of the organization. अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि बदलते परिवेश में प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब एनवायरमेंट चेंजेस बहुत रैपिडली हो रहा है तो उसमें अपने आप को कैसे ढाला जाए। तो जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस में ढलने के लिए ही पीटर ड्रकर के द्वारा ये टेक्निक्स दी गई है कि ज्योग्राफिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल चेंजेस आ रहे हैं और वो भी रैपिडली, ठीक है। तो उसमें अपने आप को कैसे ढाला जाए। अभी देखो ना एट ए प्रेजेंट टाइम पे, अभी साल भर पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एट ए टाइम पे कोरोना काल चल रहा है, ठीक है। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी एक टाइम आएगा कि बिल्कुल पूरा वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी, पूरा कल्चर, पूरा सोशल सब कुछ एकदम बदल के रख जाएगा। एक ही झटके में कोविड ने पूरे वर्ल्ड को बदल के रख दिया, ठीक है। तो ये रैपिडली चेंजेस हैं। मैनेजमेंट के लिए इतने जल्दी अपने आप को स्टैंड अप करना, कवर अप करना, संभल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। Geographical distance are decreasing. The geographical environment is uncertain. Technology is inventing innovations at every second. Society's beliefs are changing. Consequently, political leaderships and constitutions are changing, and transparency and accountability are being taken care of. बदलते परिवेश की देखो आप कंडीशन ये है कि आज मार्केट में अगर कोई मोबाइल आता है तो उसकी लाइफ क्या है, हाँ मुश्किल से एक न्यू मोबाइल जो है वो 6 to 9 मंथ चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि 9 मंथ में खराब, नहीं, 6 to 9 मंथ के अंदर उसी कंपनी के द्वारा एक नया टेक्नोलॉजी के साथ न्यू मोबाइल लॉन्च कर दिया जाता है। रेडमी हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, कभी रेडमी 7 चल रहा है, फिर 8 आ गया, उसमें 8 प्रो दे दिया, फिर 9 दे दिया, फिर 9 प्रो दे दिया, 9 नोट कर दिया, जो भी है। तो इसमें ये क्या है कि विद इन 6 to 9 मंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस करके, क्योंकि मार्केट की डिमांड है, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, हाँ, तो उस बदलते परिवेश में ढलना जरूरी है मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो बिलीफ्स आर चेंजिंग, consequently political leaderships and constitutions are changing, and transparency and accountability are being taken care of. ग्लोबल ट्रेडिस, हाँ, सार्क, ब्रिक, WTO, G20 ये सब ग्रुप्स हैं कंट्रीज के, है ना, have been experiencing intense competitions in business and industries. The effect of these changes is also on the managerial efforts for the achievement of our organization's objectives. Consequently, to complete managerial work with success and ease, every day new practice and techniques have to be adopted. कितनी अच्छी बात की है, एवरी डे, हर दिन कोई ना कोई नई टेक्निक मार्केट में लॉन्च हो रही है। हमने आज को टेक्निक खरीदी है, कल वो टेक्निक पुरानी हो जाती है।
Now the new dimension of new management techniques or managerial work has चेंजेस, है ना। देखिए वर्क हैज emerged as necessary in the managerial field। अब इसकी कुछ टेक्निक्स है, कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं प्रबंध की, जिनमें से है मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, बदलते परिवेश में ढलने के लिए जो प्रबंध के गुरु हैं पीटर ऑफ ड्रकर, उनके द्वारा और अन्य जो और भी कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी कुछ टेक्निक्स यहां पर दी है। जैसे आपके दे रखा है मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स, कुछ तकनीकें दी गई है प्रबंध के क्षेत्र की में आवश्यकता के अनुसार कुछ नई तकनीकें दी गई है। जैसे उद्देश्य द्वारा प्रबंध, उद्देश्य द्वारा जो प्रबंध है अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ेंगे अभी आगे, ये पीटर ऑफ ड्रकर के द्वारा दी गई है। अपवाद द्वारा प्रबंध है, ये भी आपके सिलेबस में है। अपवाद द्वारा प्रबंध जो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, ये आपके प्रबंध के जो जनक है F.W. टेलर, उनके द्वारा दी गई है। व्यू रचनात्मक प्रबंध दिया गया आपके सिलेबस में। 3 टेक्निक्स तो आपके सिलेबस में है, ये भी F.W. टेलर की है। बाकी और भी टेक्निक्स है, उत्पादकता प्रबंध, प्रौद्योगिकी प्रबंध, प्रबंध सूचना प्रणाली, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, परिचालन, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र दृष्टिकोण, आकस्मिकता या संयोजित दृष्टिकोण, ये सारी टेक्निक्स है। बट आपके सिलेबस में हम जो पढ़ेंगे वो इन 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध और व्यू रचनात्मक प्रबंध। तो आइए जानते हैं कि क्या दिया हुआ इसमें। देखिए तो शुरू करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इन द 20th century many new concept and techniques have been developed in the management world। मैनेजमेंट वर्ल्ड में 20th century में बहुत से कंसेप्ट अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग विद्वानों ने दिए। मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड आइडियाज। In 1956, Drucker had presented this idea, which was later presented by Professor Saleh as management by result। देखो जो टेक्निक्स 20वीं सदी के अंदर दी गई थी, उन 20वीं सदी के अंदर दी गई टेक्निकों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट, और ये दी गई है पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, which was later presented by Professor Saleh, जिसको बाद में किसने दिया, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के नाम से प्रोफेसर सलेह जो है उन्होंने भी इसी बात को कही। कहने के दोनों के नाम अलग अलग हैं, इन्होंने मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के नाम से कहा सलेह ने, और जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट है वो पीटर एफ ड्रकर ने कहा। द क्रिएशन ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन इज डन टू अचीव सम रिजल्ट। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि द क्रिएशन ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन, जो भी काम किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, ईच सम रिजल्ट, कुछ ना कुछ रिजल्ट के लिए किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू टेरी स्कॉलर्स जो है हमारे विद्वान, जो क्या कहते हैं कि मैनेजिंग इज पर्पसफुल। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट एक पर्पसफुल एक्टिविटी, बिना पर्पस के कोई भी काम होता ही नहीं, और मैनेजमेंट तो सो पर्पसफुल है। इट इज डन टू अकम्प्लिश सम अचीवमेंट्स, और ये कब पूरा होता है, जब हम कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त कर लेते हैं। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीविंग
टेरी कहते हैं कि मैनेजिंग इज पर्पसफुल, इट इज डन टू अकम्प्लिश सम अचीवमेंट, ये कुछ अचीवमेंट भी पूरा होता है। द सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की जो सफलता है वो सफलता कब है, लेकिन सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीविंग रिजल्ट अकॉर्डिंगली। जब हम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, हम उद्देश्य बनाते हैं और उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हमें अचीवमेंट प्राप्त होता है, हमें सफल जो हमारा अचीवमेंट जो हमने प्राप्त किया वो हमारे उद्देश्यों के अनुसार मिलता है, तब जाके मैनेजमेंट की सफलता है। ऑब्जेक्टिव फोकस मैनेजमेंट इज द रियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव फोकस जो मैनेजमेंट है वही वास्तविक मैनेजमेंट है। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपका मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस नहीं है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं है, तो आपका मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट इज द रियल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंट्ज एंड डोनेल। मैनेजिंग विदाउट explicit purpose is a chaotic and intensive task। कुंट्ज डोनेल कहते हैं कि विदाउट एक्सप्लिसिट पर्पस के मैनेजमेंट जो है वो एक chaotic and intensive task है। In simple word, the purpose of all managerial actions is to be oriented towards the objectives। जितने भी मैनेजरियल एक्शंस है उन सभी का ओरिएंटेशन है वो क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स की ओर है। बिना ऑब्जेक्टिव्स के, बिना उद्देश्यों के तो एक्टिविटी ही अधूरी है। इन अदर वर्ड्स, बाय डिटरमाइनिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, द मैनेजमेंट प्रोसेस इज डन ऑन द बेसिस, ऑन दिस बेसिस। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसमें से उद्देश्यों को निकाल दिया जाए, अगर उसमें से उद्देश्य को हटा दिया जाए, तो हमें यही पता नहीं चलता कि हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यों का जो आंसर है वही तो हमारा उद्देश्य है। जो वही का जो आंसर है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों कर रहा हूं ये काम। वो जो क्यों का जो आंसर है वो उद्देश्य है, और बिना उद्देश्यों के कोई भी काम नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, according to the management by objectives is to arrange a systematic philosophy, objective is to arrange a systematic philosophy and technique of management at each stage of the organization, determining objectives, goals and obligations, jointly planning effective work and evaluating performance in the context of achieving goals। achieving goals के लिए हमें ये सब काम करने पड़ते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एक सिस्टमैटिक फिलॉसफी है। एक क्या है, सिस्टमैटिक फिलॉसफी है। और इस सिस्टमैटिक फिलॉसफी में और इस टेक्निक में क्या है, ईच स्टेज पर, हर कदम पर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को आंखों में रख करके, ऑब्जेक्टिव्स को बेस रख करके, ध्यान में रख करके गोल्स तय करता है एंड ऑब्लिगेशंस करता है जॉइंटली, ऑब्लिगेशन जॉइंटली करता है। प्लानिंग इफेक्टिव, मतलब प्लानिंग को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, हाँ इफेक्टिव वर्क कैसे किया जाए, एंड इवैल्यूएशंस करता है। मतलब जो भी कदम स्टेप्स उठाए जाते हैं, या हमें ऐसा क्या कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है जो भी किए जाते हैं वो सब का बेस किसको ध्यान में रख के करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। In other words, management by objective is a time-bound, organized methods to determine the general objectives mutually by management and subordinates to define the area of responsibility of each person in the context of the expected outcomes, target, and on the basis of it, subordinate creates their own actions plan and its progress and performance, and evaluated by the authorities to evaluate the progress and result of their work। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज डिफाइंड बाय वेरियस स्कॉलर्स एज फॉलोज। ये डेफिनेशंस है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की।
ठीक है। सबसे पहले है एनी राय। एनी राय क्या कहते हैं कि द मैनेजमेंट बाय रिजल्ट इज द ओरिएंटेड फिलोसफी विच एम्फसाइज ऑन अचीवमेंट एंड रिजल्ट। ये जो फिलोसफी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। जनरली इट गोल इज टू इंक्रीज इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। साधारणतः जो ये है वो गोल को क्या करती है, गोल इज टू इंक्रीज, गोल्स की ओर लेके जाती है, गोल्स को बढ़ाती है, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस अकॉर्डिंग टू ओरिस। ओरिस जो है उनके अनुसार फंडामेंटली मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज ए सिंपल कंसेप्ट। इट इज guided or path directed work performance and achievement by the desired result। desired result के लिए ये हमें क्या करती है, ये हमें path directed करती है, पथ प्रदर्शन करती है, रास्ता दिखाती है। according to Cast and Rasengev, MBO is one of the most comprehensive approaches to integrating personal and group goals with broad organizational goals। Managing by objective attempts to structure this type by including all the levels of management in the goal setting process। In each of these programs, each manager works with the subordinates in setting specific actions। देखिए कास्ट एंड रेजनगेव जो है उनके अनुसार क्या है, तो एमबीओ जो है, एमबीओ इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्रेहेंसिव अप्रोचेस, एक मोस्ट कंप्रेहेंसिव अप्रोच है जो इंटीग्रेट करती है पर्सनल एंड ग्रुप गोल्स को, पर्सनल एंड ग्रुप गोल्स को विथ ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। किसके साथ में, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ में। मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट्स टू स्ट्रक्चर दिस टाइप ऑफ इंक्लूडिंग ऑल द लेवल्स। सभी जो लेवल्स के जो सभी लेवल्स पे स्ट्रक्चर में ढलती है। attempts to structure this type by including all the levels of management in the goal setting process। In each of these programs, each manager works with his subordinates in setting specific actions, plans for setting up and achievement goals। It is clear from the appropriate definitions that management by objective is a process कास्ट एंड रोजेनगेव के अनुसार व्यक्ति एवं समूह लक्ष्यों को व्यापक संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने के अनेक दृष्टिकोणों में से उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक सर्वाधिक विस्तृत दृष्टिकोण है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया में प्रबंध के सभी स्तरों को सम्मिलित करके, है ना, जो भी लेवल्स हैं उन सभी लेवल्स को संगठन के साथ जोड़ करके सभी स्तरों को सम्मिलित करके इस प्रकार की संरचना का प्रयास करता है कि इन कार्यक्रमों में प्रत्येक प्रबंधक लक्ष्य स्थापित करने तथा प्राप्ति हेतु विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने में अपने अधीनस्थों के साथ कार्य करता है। देखिए आपने मैनेजर लेवल्स पढ़ा होगा, हाँ, आपको मैंने मैनेजर लेवल्स बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल। इसे हम कहते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। 3 लेवल के मैनेजमेंट बताए थे, ठीक है। और तीनों लेवल के जो मैनेजमेंट है तो यहां पर क्या बताया कि प्रत्येक प्रबंधक लक्ष्य स्थापित करने तथा प्राप्ति हेतु विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने में अपने अधीनस्थों के साथ कार्य करता है। तो प्रत्येक प्रबंधक का मतलब क्या है, तीनों लेवल के प्रबंधक, लो लेवल की जो मैनेजमेंट है या जो सुपरवाइजर लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो, सेकेंडरी लेवल के या मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो, और टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं वो, तीनों लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो अपने अपने लेवल पर योजनाएं तैयार करने में अपने योजनाएं तैयार करें और सब मिलकर के एकीकृत होकर के, इंटीग्रेट होकर के उद्देश्यों के लिए कार्य करें। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया एवं प्रणाली है जिसमें सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ, सभी श्रेणी मैंने बताया ना आपको,
सभी श्रेणी के मतलब क्या है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। सभी श्रेणी के प्रबंधक तथा अधीनस्थ मिलकर के संयुक्त रूप से संस्थागत विभागीय एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। तीन तरह के उद्देश्य हो गए, संस्थागत, विभागीय और व्यक्तिगत। संस्थागत का मतलब क्या है? संस्थागत का मतलब है इंस्टीट्यूशनल। संस्थागत ठीक है, आपके विभागीय और व्यक्तिगत। संस्थागत टॉप लेवल, विभागीय मिडिल लेवल और व्यक्तिगत सुपरवाइजरी लेवल। फिर उनकी प्राप्ति हेतु प्रबंधकीय क्रियाओं का संचालन करता है जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जा सके और व्यक्तिगत संगठन एवं पर्यावरण में एकीकरण स्थापित किया जा सके। देखिए, जिस भी लेवल का मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट का सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है? संसाधनों का प्रभावी उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अच्छा, उद्देश्य द्वारा प्रबंध की प्रकृति क्या है, प्रबंध का नेचर क्या है? तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि यह एक कार्यात्मक अवधारणा है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट है ना, जो कि उद्देश्य निर्धारण की प्रक्रिया को अत्यंत महत्व देती है। दूसरा है कि यह अवधारणा उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है। यह जो अवधारणा है यह फोकस करती है उद्देश्यों के निर्धारण पर, कि बिना उद्देश्यों के यह अवधारणा उद्देश्यों के निर्धारण की प्रक्रिया पर जोर देती है, न कि उनके क्रियान्वयन पर। ये याद रखने योग्य चीज है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स जो है ये काम करती है उद्देश्यों के डिटरमाइन में। इनका मानना है कि उद्देश्यों का निर्धारण अगर हो गया सही तरीके से तो आधा काम तो वैसे ही पूरा हो गया। ठीक है, इनका मेन फोकस किस बिंदु पे है? उद्देश्यों के निर्धारण पर, न कि उनके क्रियान्वयन के साधनों पर। यह परिणामोन्मुखी विचारधारा है। परिणाम, देखो उद्देश्यों को ही क्या कहा गया है? परिणाम, है ना। उद्देश्य अभी मैंने बताया था स्लेह की डेफिनेशन में, स्लेह ने मैनेजमेंट बाय रिजल्ट कहा, तो रिजल्ट मतलब परिणाम, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स कहा, तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? उद्देश्य। तो ऑब्जेक्टिव्स कहो या परिणाम कहो, दोनों एक ही है। यह परिणामोन्मुखी विचारधारा है। यह विचारधारा सहभागिता के विचार पर आधारित है, जो यह मानते हैं कि लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। हाँ, सहभागिता के विचार पर आधारित है। सहभागिता का मतलब क्या है? एक दूसरे की भागीदारी के द्वारा, है ना, सहभागिता, सब मिलजुल कर काम करने पर फोकस करती है, और जो यह मानते हैं लोग स्वयं के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। जो व्यक्ति खुद डिटरमाइन करता है कि मुझे क्या करना है, वो ज्यादा बेटर कर सकता है बजाय दूसरे के द्वारा बताया गया। इसीलिए यहाँ पर 3 लेवल और तीनों लेवल के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, लेकिन उनका इंटीग्रेट फॉर्मूला दिया गया है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, तीनों लेवल के मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव्स बनाए। ठीक है, और तीनों का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए। उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ या गुण क्या है? उद्देश्य द्वारा प्रबंध के लाभ या गुण की बात करें तो सबसे पहला बिंदु है कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध प्रणाली के अनेक सारे लाभ हैं। इसमें संपूर्ण संस्था, उच्च प्रबंधक तथा अधीनस्थ कर्मचारी लाभान्वित होते हैं। इन्हें प्राप्त होने वाले लाभों का वर्णन दे रखा है। देखिए, आपको पता है कि जब संस्था आगे बढ़ेगी तो नो डाउट उसमें अकेली संस्था आगे नहीं बढ़ती, उसमें काम करने वाले कर्मचारी भी आगे बढ़ते हैं, देश को भी फायदा होता है, संस्था को भी फायदा होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी फायदा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध का जो लाभ है वो संस्था को क्या फायदा है, संस्था को क्या लाभ है। तो पहला बिंदु है श्रेष्ठ प्रबंधन। हम उद्देश्य बनाकर काम करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर काम करेंगे, तो मैनेजमेंट जो होगा वो एकदम बेस्ट मैनेजमेंट होगा, सबसे अच्छा मैनेजमेंट होगा, क्योंकि हमारे आईज में क्या रहेगा, हमारी आंखों में क्या रहेगा? उद्देश्य। उद्देश्य अनुसार प्रबंध की प्रणाली से प्रबंध की कौशल एवं निष्पादन में सुधार होता है। इस प्रणाली को अपनाने से प्रबंधक अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। अगला बिंदु है
श्रेष्ठ नियोजन, श्रेष्ठ नियोजन का मतलब क्या है? श्रेष्ठ नियोजन, देखिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग का भी एक बेस होता है। प्लानिंग किस बेस पे की जाए? प्लानिंग का पहला बिंदु, जब प्लानिंग की प्रोसेस लागू होती है तो प्लानिंग का पहला बिंदु जो होता है, प्लानिंग की प्रोसेस का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण। अब उद्देश्यों का निर्धारण के बिना प्लानिंग आगे नहीं बढ़ पाती है। अगर आपने उद्देश्य बना रखे हैं तो आपकी प्लानिंग भी क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। आपका नियोजन भी क्या होगा? अच्छा होगा। उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण के कार्य, उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण, कार्य योजनाओं के निर्माण तथा उत्तरदायित्व के निर्धारण से प्रभावी नियोजन संभव हो जाता है। संगठन की स्पष्टता, संगठन की स्पष्टता का मतलब है यह पता होता है कि किसको क्या करना है, सबऑर्डिनेट्स को क्या करना है और जो सीनियर है उन्हें क्या करना है। इस प्रणाली से संगठनात्मक भूमिकाओं, संरचनाओं, सत्ता, दायित्व, कार्य, भारांकन आदि की स्थिति भी बहुत स्पष्ट हो जाती है। वचनबद्ध निष्पादन, वचनबद्ध का मतलब ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं, सबको ये पता है कि जो चाहे जूनियर हो या सीनियर, उन्हें ये पता है कि मुझे करना क्या है, तो ये क्या है? वचनबद्ध निष्पादन। उद्देश्य अनुसार प्रबंध कर्मचारियों में अपने कार्य उद्देश्य प्रति प्रतिबद्धता उत्पन्न कर देता है। प्रत्येक कर्मचारी के समक्ष अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तथा वह कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा होता है। प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। उद्देश्य अनुसार प्रबंध के कारण कर्मचारियों, लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यकलापों, कार्य प्रगति आदि पर प्रभावी नियंत्रण बना रहता है। उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ है? तो उच्च प्रबंधकों अगर हम लाभ की बात करें, उच्च प्रबंधकों को क्या लाभ है? तो देखिए सबसे पहला बिंदु अधीनस्थों का मार्गदर्शन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको पता है कि उन्हें करना क्या है और क्या काम अपने अधीनस्थों से करवाना है, तो वो उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अधीनस्थों की कार्य का मूल्यांकन, मूल्यांकन का एक बेस होता है और उद्देश्य बना हुआ है तो उस बेस पे मूल्यांकन किया जा सकता है। अधीनस्थों को आसानी से मोटिवेट किया जा सकता है कि अभी आपको इतना काम आप कर चुके हैं, इतना काम आपको और करना है, तो उनको अभिप्रेरित भी कर सकते हैं। विभागों एवं कर्मचारियों के मध्य समन्वय सरल हो जाता है। अक्सर होता क्या है कि संस्था में अनेक सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स में आपको पता है कि जहां भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, अधिक डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर खींचातानी हो जाती है, तो वहां पर तालमेल बना रहता है उद्देश्यों के आधार पर। अधीनस्थों के लाभ, अधीनस्थों को क्या फायदा है? तो देखिए अधीनस्थों को जो लाभ है उनमें पहला बिंदु है कर्मचारी को अपने लक्ष्य का ज्ञान हो जाता है। कर्मचारी को पता होता है मुझे करना क्या है, अतः उसकी प्राप्ति सरल हो जाती है। आपको जब एक लक्ष्य बता दिया जाए कि बेटा आपको वहां पे जाना है, आपसे कह दिया जाए कि आपको आगरा जाना है, तो आप आगरे वाले रास्ते पे जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है। लेकिन आपको ये नहीं पता हो कि आपको जाना कहाँ है, तो आप किस रास्ते पे चलेंगे? जिस रास्ते पे चलेंगे आपको लगेगा पता नहीं मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, लेकिन पहले से पता है। तो यहां पर यही बात कही जा रही कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध में कर्मचारियों को उद्देश्य पता होता है कि उन्हें करना क्या है, तो प्राप्ति सरल हो जाती है। लक्ष्य का ज्ञान होता है अतः उसकी प्राप्ति सरल हो जाती है। संतुष्टि में वृद्धि होती है, मैंने इतना काम कर लिया, मुझे और करना है, इतना काम और करना है। अधीनस्थ अधिक कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं। वे अपने अधिकारियों की अपेक्षाओं को भली भांति समझ जाते हैं कि हमारे जो सीनियर्स हैं हमसे चाहते क्या है। वरिष्ठ प्रबंधकों से निरंतर संपर्क बना रहने के कारण भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होता, अफवाह नहीं फैलती और व्यक्तिगत पहलपन व क्षमताओं में वृद्धि होती है। जब व्यक्ति मोटिवेट होकर काम करता है तो उनकी इनिशिएटिव पावर, जो उनकी आगे बढ़ने की क्षमता है, वो डेवलप होती है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की कुछ सीमाएं भी है। देखो जहां पर भी कुछ अच्छा होता है वहां पर कुछ कमियां भी होती है। चाहे दुनिया का कोई सा भी काम हो, उसमें कुछ मेरिट तो कुछ डिमेरिट, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा अवश्य होता है। तो आइए समझते हैं कि इसकी क्या सीमाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, ये बड़ा मुश्किल है। उद्देश्यों का निर्धारण बहुत कठिन होता है। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का आधार उद्देश्य होते हैं, किंतु यथापूर्ण एवं सत्यापनीय उद्देश्यों के निर्धारण में बहुत कठिनाई आती है। भावी अनिश्चितता
पूर्व अनुमानों की कठिनाई, गतिशील वातावरण, सरकारी नीतियां, उद्देश्यों का अंतर्गठन आदि घटक ऐसे होते हैं जो हमें उद्देश्य के निर्धारण में समस्याएं खड़ी करते हैं। बिल्कुल, उद्देश्य जब तो बन पाएंगे जब हमें पहले से ये पता हो कि हमें करना क्या है, पहली चीज। लेकिन हमें उसका पूर्व अनुमान भी तो लगाना पड़ेगा कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं क्या वो रास्ता सही है, क्या इसी रास्ते पर ताजमहल है, क्या इसी रास्ते पर बीच में कोई परेशानी तो नहीं है। तो हमें पहले पूर्व अनुमान भी सटीक होना चाहिए। पूर्व अनुमान है गतिशील वातावरण, बदलता परिवेश जो है वो भी हमारे उद्देश्य को तोड़ता है। दूसरा संतुलन की समस्या है। अल्प का उद्देश्य दो तरह के होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, और अक्सर उनमें तालमेल नहीं बन पाता। तीसरा बेलोचता की कठिनाई। बेलोचता का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर भी परिवर्तन किया वहीं पर प्लानिंग टूट जाती है। कई बार नीतियों, प्राथमिकता एवं दशाओं में तेजी से परिवर्तन होने के बाद भी उनके अनुरूप उद्देश्यों में कोई परिवर्तन करना संभव नहीं हो पाता। फलतः कर्मचारी अवास्तविक उद्देश्यों का अनुसरण करता है। मतलब समय के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। तो ये था उद्देश्य द्वारा प्रबंध। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।